हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू आई एग्जाम बी। एफसीआई मैनेजर के लिए सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से जनरल अवेयरनेस के एक टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज मैंने जो टॉपिक लिया है वो इंडियन इकोनॉमी से रिलेटेड है। इससे पहले इंडियन इकोनॉमी पे एक हम इंट्रोडक्शन वीडियो ला चुके हैं, आप उसको डिस्क्रिप्शन में जाकर के पा सकते हैं। तो हम लोग सीधे वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं, ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। साथ साथ मैथ्स और रीजनिंग के लिए भी आपके वीडियोस आ रहे हैं, वो भी आप लोग देख सकते हैं। इससे पहले जब हमने इंडियन इकोनॉमी की बात करी थी वहां पे हमने इंट्रोडक्शन इसका देखा था, कुछ फैक्चुअल चीजें वहां पे देखी थी। आज हम अगला टॉपिक देखते हैं जो है बजट, कि बजट क्या है और इससे रिलेटेड कुछ चीजें देखते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है। बहुत टफ इकोनॉमिक्स आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाने वाली है, तो मेन और इजी है वही पूछा जाएगा और उसे हम लोग आगे देखते हैं। बजट, बजट होता क्या है? बजट एक्चुअली जो वर्ड है, ये जो शब्द है, ये एक फ्रेंच वर्ड है बुगेट, वहां से लिया गया है, वहां से इस वर्ड को डिराइव किया गया है। बुगेट, बुगेट का मतलब क्या होता है? एक लेदर बैग। इसलिए आपने देखा होगा पहले क्या किया जाता था, जो हमारे देश में बजट पेश किया जाता था वो एक लेदर बैग में लाया जाता था, क्योंकि इसका डेरिवेशन जो कहां से हुआ है, बुगेट से हुआ है। बुगेट एक फ्रेंच वर्ड है, इसका मतलब ही क्या होता है? लेदर बैग। लेकिन अभी पिछले कुछ समय से, 1-2 साल से एक पेपरलेस बजट लाया जा रहा है, जो कुछ इस तरीके से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, ये रहता है। तो ये डिजिटल और पेपरलेस बजट है जो कि अब पेश किया जाता है, लेकिन उससे पहले इसको लेदर बैग में डाल करके ही हमेशा पेश किया जाता था। तो बजट शब्द कहां से डिराइव किया गया? बुगेट से डिराइव किया गया, जो कि एक फ्रेंच वर्ड है, इसलिए हमने एक ट्रेडिशन सा इसमें जोड़ दिया था। दूसरी बात इसमें क्या करेंगे हम लोग, जो हमारे संविधान का आर्टिकल नंबर 112 है, वहां पे हमने बजट के बारे में बात करी है, लेकिन पूरे के पूरे संविधान में कहीं पे भी बजट वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया गया। कौन सा वर्ड इसका इस्तेमाल हमारे संविधान में किया गया है? वो है एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये बन जाता है कभी कभी, ठीक है। एनुअल फाइनेंस स्टेटमेंट, ये वर्ड का यूज किया गया है आर्टिकल नंबर 112 में। इसको ही हम लोग क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। अगला जो फैक्ट है वो क्या है आपका, कि पहला बजट इंडिया में कब पेश किया गया था? एक स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट थे, स्कॉटलैंड के थे, वो थे जेम्स विल्सन। जेम्स विल्सन के द्वारा 1860 में हमारे भारत का पहला बजट पेश किया गया था। लेकिन यहीं पे आपसे अगला क्वेश्चन बन सकता है कि इंडिपेंडेंट इंडिया का, ये था हमारे भारत का, लेकिन जब यहाँ पे ब्रिटिश राज हुआ करता था। हम बात करेंगे इंडिपेंडेंट इंडिया की, जब हमारा देश आजाद हो गया था। उसके बाद 26 नवंबर 1947 को आर के सानमुखान शेट्टी के द्वारा पहली बार भारत का बजट, इंडिपेंडेंट बजट पेश किया गया था। ये 4 फैक्ट्स हैं यहाँ पे जो आपको याद रखना है, यहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं। ये बेसिक से फैक्ट्स आपको ने बताए। अब आगे देखते हैं कि इसमें क्या है बजट। एक्चुअली बजट होता क्या है? बजट हम लोग बोलते किसे हैं? अगर हम देश की बात करें तो देश में जो गवर्नमेंट है, कोई भी गवर्नमेंट हो सकती है किसी भी टाइम पे, तो वो गवर्नमेंट अपने पब्लिक पे, अपनी जनता पे खर्चा करने के लिए पैसे कमाती है और उन्हीं पैसों को खर्चा करती है। तो ये जो पैसे कमाना और पैसे खर्चा करने का जो सिस्टम है, यही एक तरीके से बजट कहलाता है। मतलब क्या है कहने का, यानी कि जो आने वाला फाइनेंशियल ईयर होता है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है आपका? 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का होता है, जो कि यहाँ पे लिखा है। तो जो कमिंग फाइनेंशियल ईयर होता है उसके लिए गवर्नमेंट की एस्टिमेटेड रेवेन्यू, यानी गवर्नमेंट कितना रेवेन्यू करेगी, और उसका जो एस्टिमेटेड खर्चा है कि गवर्नमेंट हम पे, यानी कि पब्लिक पे, जनता पे कितना खर्चा करेगी, तो इन दोनों का बैलेंस है। इस बैलेंस को ही क्या बोला जाता है? बजट बोला जाता है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देना है कि बजट हमेशा आने वाले साल के लिए होता है, आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए होता है। इसी के साथ जो पिछले साल की हम बात करते हैं तो उसको इकोनॉमिक सर्वे बोला जाता है। आपने देखा होगा इकोनॉमिक सर्वे और बजट एक दिन के अंतराल में रिलीज किए जाते हैं। तो इकोनॉमिक सर्वे हमेशा पिछले साल का होता है और जो बजट होता है वो आने वाले अगले साल का होता है, फाइनेंशियल ईयर का। और फाइनेंशियल ईयर क्या है? 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक का होता है। तो बजट आपसे पूछा है क्या है, तो कुछ नहीं है, सिंपल सा आने वाले फाइनेंशियल ईयर के लिए एस्टिमेटेड रेवेन्यू और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर के बीच का जो बैलेंस है उसको हम लोग बजट बोलते हैं, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है। यही आपकी बजट की परिभाषा होती है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं आगे इसमें क्या है। बजट को जब हमने अभी डिफाइन किया, इसको जब हमने परिभाषित किया, तो इसमें हमने 2 वर्ड्स का यूज किया। कौन कौन से वर्ड्स थे? एक था इनकम और एक एक्सपेंडिचर, यानी कि एस्टिमेटेड इनकम और एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर। तो हम लोग अब इन्हीं वर्ड्स को डिफाइन करते हैं कि क्या होती है इनकम और क्या होता है एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो बजट में 2 वर्ड्स थे, इनकम और एक्सपेंडिचर। लेट अस डिफाइन इनकम फर्स्ट। हम सबसे पहले इनकम की बात कर लेते हैं। इनकम को फर्दर 2 भागों में डिवाइड किया जाता है। कौन कौन सी? रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। और यही इनकम आपको कभी कभी और अधिकतर इकोनॉमिक्स में जब आप पढ़ते हैं, इसको हम लोग रिसीट्स में भी लिख देते हैं, इसको रिसीट्स भी बोला जाता है, ठीक है, RECEIPTS। इसी इनकम को हम लोग रिसीट्स बोलते हैं और इसको हम लोग इनकम भी बोल सकते हैं। तो इनकम को 2 भागों में डिवाइड किया जाता है, एक रेवेन्यू इनकम और एक कैपिटल इनकम। तो चलिए समझते हैं कि इनकम एक्चुअली है क्या। देखिए इनकम क्या होती है, यानी इनकम का मतलब है कि आपके पास
पैसे का आना, वही तो आपका इनकम है। तो अब ये इनकम होगी कैसे? इस इनकम को पाने के आपके दो तरीके हो सकते हैं। एज्यूम कीजिए आप अपने आप को, लेट अस इमेजिन योरसेल्फ, आपके पास एक फोन है। वो फोन आपके लिए क्या है? एक एसेट है। एसेट क्या होता है? एसेट कोई भी ऐसी चीज जिसको आप मार्केट में बेच करके पैसा कमा सकते हैं। अब आपको इनकम करनी है तो आपके पास एक तरीका है कि आप उस फोन को बेच दो। जब आप उस फोन को बेचोगे तो आपके पास कुछ पैसा आएगा, उस पैसे को हम लोग क्या बोलेंगे? इनकम बोलेंगे। अगर आप इस तरीके को इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो एक और तरीका आपके पास हो सकता है। वो क्या हो सकता है कि आप अपने किसी दोस्त या किसी फ्रेंड से उधार ले लीजिए। जब उधार लेंगे तो आपके पास पैसा आएगा और उस पैसे को भी आप लोग क्या बोलोगे? इनकम बोलोगे। तो यानी कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं, इनकम करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप लोन ले लीजिए या तो आपके पास जो भी एसेट्स हैं उनको बेच दीजिए। तो यही चीज देश के स्तर पे या नेशनल लेवल पे भी देखी जाती है। जब गवर्नमेंट को इनकम करनी होती है तो वो या तो जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं पूरे ग्लोबली वहां से लोन लेती है इनकम करने के लिए, या फिर जो उसके पास ऑलरेडी एसेट्स हैं उनको बेच देती है। अब एसेट्स किस फॉर्म में हो सकते हैं? एसेट्स अलग अलग तरीके से हो सकते हैं। गवर्नमेंट बहुत सारी कंपनीज में अपने स्टेक्स लगाई रहती है, उसके शेयर्स वहां पे होते हैं। जब उन शेयर्स को गवर्नमेंट बेचती है तो उसके बदले पैसे मिल जाते हैं, तो वही क्या कहलाता है? आपका एसेट्स का बेचना कहलाता है। ठीक है, ये आपको एग्जांपल दे रहा हूं मैं एक। तो इनकम बेसिकली दो तरीके से की जा सकती है। नंबर एक, आप लोन ले सकते हैं। नंबर दो, आप अपने एसेट्स को बेच सकते हैं। ठीक है, जब आप लोन लेंगे तो इसके साथ साथ आपके पास एक चीज आ जाएगी कि लोन लेने के बाद आपकी इनकम तो हो जाएगी, लेकिन आपके ऊपर एक लाइबिलिटी हो जाएगी, एक देनदारी हो जाएगी कि आपको इस लोन के बदले में इंटरेस्ट के साथ ये पैसा भविष्य में जाकर के वापस भी करना है। तो आप लोन लेते हैं, इससे आपकी इनकम ऑब्वियसली होती है, लेकिन एक लाइबिलिटी इसके साथ आपके ऊपर जुड़ जाती है। तो लोन लेने में ये होता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फाइनेंशियल लाइबिलिटी बोलते हैं, यानी कि FL बोलते हैं। और जब आप एसेट्स को बेचते हैं ऑब्वियसली आपकी इनकम होती है, लेकिन उसके साथ साथ होता है क्या? जो आपके एसेट्स हैं उसमें कमी हो जाती है, आपका एसेट चले जाता है और आपके पास पैसे आ जाते हैं। तो लोन लेने में फाइनेंशियल लाइबिलिटी बढ़ जाती है और एसेट्स बेचने पे एसेट्स घट जाते हैं। अब यही फाइनेंशियल लाइबिलिटी के बढ़ने या फिर ना बढ़ने और एसेट्स के घटने या फिर ना घटने के आधार पे हम लोग इनकम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जिसको हम बोलते हैं रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। दोबारा बोल देता हूं, फाइनेंशियल लाइबिलिटी और एसेट्स के बेस पे हम लोग इनकम को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम। समझ में आ रहा होगा? आगे बढ़ते हैं। जब हम लोग लोन लेते हैं तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी बढ़ती है और एसेट्स बेचते हैं तो एसेट्स घट जाते हैं। क्या हो अगर आपके कोई ऐसी इनकम हो जाए जहां पे आपका लोन यानी कि फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी ना बढ़े और आपके एसेट्स भी कम ना हो? ध्यान देंगे, जब आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी भी ना बढ़े आपके ऊपर और ना ही आपके एसेट्स कम हो, तो ऐसी ही इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं? रेवेन्यू इनकम या फिर रेवेन्यू रिसीट्स बोलते हैं। जहां पर ऐसी इनकम जिसकी वजह से आपकी ना ही फाइनेंशियल लाइबिलिटी बढ़ती है और ना ही आपके एसेट्स कम होते, ना ही आपको उसके बदले में कोई चीज देनी है और ना ही आपके कोई एसेट्स कम हो रहे हैं। तो ये कौन सी इनकम हो सकती है? ये तो सिंपल सी है, गवर्नमेंट की बात हम लोग कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट के लिए ये इनकम कौन सी हो सकती है? गवर्नमेंट के लिए इनकम हो सकती है कि आपके ऊपर जब टैक्स लगाए जाते हैं, आपका चालान करता है, फीस, फाइन्स, ये सब जो चीजें हैं, इसकी वजह से गवर्नमेंट के ऊपर कोई देनदारी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपका मार्केट में जाकर चालान कर दिया कहीं पे तो गवर्नमेंट को कुछ वापस करना है, नहीं, कोई देनदारी गवर्नमेंट के ऊपर नहीं है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? आपका रेवेन्यू इनकम में आ जाएगा। फीस, फाइन्स, टैक्स आपके ऊपर लगते हैं तो टैक्स भी आपके किस में आ जाते हैं? सारे के सारे रेवेन्यू इनकम में आ जाते हैं, क्योंकि इन सबसे ना ही गवर्नमेंट कोई एसेट कम हो रहा है, ना ही गवर्नमेंट के ऊपर आपके लिए कोई देनदारी बढ़ रही है। तो ये क्या हो जाएगा? रेवेन्यू इनकम। ये था सिंपल सा। दूसरी बात करते हैं, क्या हो कोई आपकी इनकम ऐसी हो जाए जिससे आपके ऊपर या तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी बढ़ जाए या फिर आपके एसेट्स कम हो जाए। ध्यान देंगे, या तो आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी बढ़ जाए या आपके एसेट्स कम हो जाए, तो इस इनकम को हम लोग क्या बोलते हैं? कैपिटल इनकम बोलते हैं, यानी कि कैपिटल रिसीट्स इसको बोला जाता है। या तो आपकी फाइनेंशियल लाइबिलिटी बढ़ेगी या आपके एसेट्स कम होंगे, यानी कि आपने कहीं ना कहीं से लोन लिया है या फिर अपने एसेट्स को बेचे। गवर्नमेंट क्या करती है? कभी IMF से लोन ले लिया और गवर्नमेंट की इनकम हो गई। अब गवर्नमेंट की इनकम है लेकिन उसको ये पैसे वापस करने, या किसी दूसरे देश से लोन ले लिया तो अब गवर्नमेंट को भविष्य में जाकर के पैसे वापस करने विद इंटरेस्ट। पैसे तो आ गए, इनकम हो गई, लेकिन वापस भी करना है, तो फाइनेंशियल लाइबिलिटी बढ़ जाएगी। या फिर किसी कंपनी में गवर्नमेंट का कोई स्टेक है और वहां पे जाकर के उसने अपने स्टेक को बेच दिया, यानी कि डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया, इन्वेस्टमेंट नहीं, डिस इन्वेस्टमेंट कर दिया। जब गवर्नमेंट डिस इन्वेस्टमेंट करती है तो उसके एसेट्स कम हो जाते हैं, उसके पास
पैसे आ जाते हैं। तो ये भी क्या होता है, आपका कैपिटल इनकम होता है। आई होप आपको इनकम के दोनों पार्ट्स समझ में आए होंगे, रेवेन्यू इनकम और कैपिटल इनकम समझ में आए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, रेवेन्यू इनकम की बात करते हैं कि रेवेन्यू इनकम होता क्या है। रेवेन्यू इनकम पे जाने से पहले एक बात और कर लेते हैं। हमने बात करी थी क्या इनकम की, इनकम में हम देखा कि या तो फाइनेंशियल लायबिलिटी बढ़ती है या घटती है, या फिर एसेट्स घटते हैं या बढ़ते हैं, ऐसा कुछ होता है। क्या हो कि जब आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी लगातार घट रही है तो इसका क्या मतलब है, व्हाट डज इट मीन कि जब आपकी फाइनेंशियल लायबिलिटी आपकी मतलब गवर्नमेंट की फाइनेंशियल लायबिलिटी का घटने का मतलब क्या है, इनकम या फिर एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट की फाइनेंशियल लायबिलिटी घटने का मतलब होता है गवर्नमेंट खर्चा कर रही है, खर्चा करेगी, इसका मतलब गवर्नमेंट का क्या हो रहा है, फाइनेंशियल लायबिलिटी घट रही है। कैसे, गवर्नमेंट ने कहीं से लोन लिया हुआ है, भविष्य में जाकर के उस लोन को चुका रही है। अब जब भविष्य में जाके लोन को चुकाया जाएगा तो उसके ऊपर से वो बर्डन घटेगा, यानी कि फाइनेंशियल लायबिलिटी घटेगी। लोन चुकाना मतलब पैसे का देना, पैसे का देना मतलब एक्सपेंडिचर होता है, यानी कि ठीक इनकम का उल्टा होता है। इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा बता रहा था, ठीक है। आपको ध्यान देना, फाइनेंशियल लायबिलिटी का घटना क्या कहलाता है, हमेशा एक्सपेंडिचर कहलाता है, या उल्टा बोल सकते हैं एसेट्स का बढ़ना क्या कहलाएगा, एक्सपेंडिचर। एसेट्स का घटना होता था इनकम, एसेट्स का बढ़ना आपका क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, रेवेन्यू इनकम की बात करते हैं। रेवेन्यू इनकम को फर्दर हम लोग दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक टैक्स रेवेन्यू इनकम या रेवेन्यू रिसीट्स, या नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसीट्स। कोई भी ऐसी चीज जहां पे आप पे टैक्स पड़ता है, जिन चीजों से टैक्स पड़ता है तो वो आपकी क्या आ जाएगी, टैक्स इनकम में आ जाएगी, और जिन चीजों पे टैक्स नहीं पड़ता है वो आपको कैसी इनकम हो जाएगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू हो जाएगा। नॉन टैक्स का मतलब बिल्कुल भी ये नहीं होता है टैक्स का ना पड़ना, ऐसा नहीं होता है। मतलब ये है कि टैक्स जिन चीजों पे पड़ता है उनके अलावा किसी भी तरीके से गवर्नमेंट जब इनकम करती है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन टैक्स बोलते हैं, ठीक है। टैक्स, नॉन टैक्स मतलब टैक्स का ना होना बिल्कुल नहीं है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, टैक्स को फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इस चीज को ध्यान देंगे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स। अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, डायरेक्ट टैक्स वो टैक्स होता है जो जिस व्यक्ति पे लगाया जा रहा है उसको वही व्यक्ति चुकाएगा, यानी कि उस टैक्स को चुकाने का बर्डन वो व्यक्ति किसी थर्ड पर्सन पे नहीं डाल सकता। मान लीजिए गवर्नमेंट ने मेरे ऊपर कोई टैक्स लगाया तो मैं ही इस टैक्स को पे करूंगा, ये नहीं कि मैं अपने फ्रेंड से बोलूं कि आप इस टैक्स को पे कर दीजिए, ऐसा नहीं होता है। तो जो ये डायरेक्ट टैक्स होता है इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एक नॉन ट्रांसफरेबल नेचर का होता है। नॉन ट्रांसफर, एंटी लिख दिया है, नॉन ट्रांसफरेबल नेचर। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से नेचर का होता है, तो डायरेक्ट टैक्स हमेशा नॉन ट्रांसफरेबल नेचर के होते हैं। ये जिस व्यक्ति पे लगाए जाते हैं वही व्यक्ति इन टैक्स को पे करता है। जैसे इनकम टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स, आपकी जो भी इनकम होती है उस इनकम का टैक्स केवल आप पे करते हैं, आपको कोई फ्रेंड या आपको कोई फैमिली मेंबर पे नहीं करता है। इसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट टैक्स, यानी कि नॉन ट्रांसफरेबल नेचर का होता है। ठीक इसके अपोजिट इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये ऐसा टैक्स होता है जिसको चुकाने का बर्डन, जैसे मान लीजिए आप पे टैक्स पड़ा तो आप इसको चुकाने का बर्डन किसी तीसरे व्यक्ति पे डाल सकते हैं, कोई अन्य व्यक्ति इस टैक्स को पे कर सकता है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, यानी कि ठीक इसका उल्टा हो जाएगा। ये होता है आपका ट्रांसफरेबल नेचर का होता है, ठीक है, टी लिख दिया यहाँ पे, ट्रांसफरेबल नेचर का होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स। जैसे जीएसटी अभी हाल फिलहाल में लागू हुआ था, जीएसटी 2017 में। तो जीएसटी एक इनडायरेक्ट टैक्स है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। क्या है, जीएसटी इनडायरेक्ट टैक्स है। आप जब कभी होटल में खाने के लिए जाते होंगे, खाना वगैरह खाने के लिए जाते हैं, एंजॉय करने के लिए जाते हैं, तो आप जब भी सारा का सारा जब खाना खा लेते हैं, आपको समझे बिल आता है तो उस बिल में एक जीएसटी जुड़ा होता है, एसजीएसटी, आईजीएसटी और टोटल जीएसटी, ये जुड़े होते हैं। वो एक्चुअली वो जीएसटी पड़ा होता है होटल पे, जो होटल का मालिक है उस पर ये टैक्स पड़ा होता है, लेकिन क्योंकि आपने उसका प्रोडक्ट ग्रहण किया है तो आपके ऊपर इस टैक्स को ट्रांसफर कर देता है। और उस टैक्स को कौन पे करता है, आप, यानी कि कस्टमर या कंज्यूमर पे करता है, ना कि होटल का मालिक। गवर्नमेंट ने वो टैक्स लगाया था होटल के मालिक पे, लेकिन वो पे कर दिया गया किसके द्वारा, कस्टमर के द्वारा। तो यही होता है क्या, ट्रांसफरेबल नेचर का टैक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। समझ रहे हैं, डायरेक्ट टैक्स जिस व्यक्ति पे लगाया गया वही पे करेगा, इनडायरेक्ट टैक्स जिस पे लगाया गया है उसके अलावा थर्ड पर्सन इसको पे कर सकता है। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स होता है। अब जो जीएसटी है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, ये हमारा अगला टॉपिक रहेगा। इसके बारे में हम जानेंगे, जीएसटी के बारे में पूरी कहानी की क्या है, कैसे लागू हुआ था, और इसमें जो भी इंपॉर्टेंट चीजें आपके एग्जाम के लिए हो सकते हैं, हम लोग वो सारी चीजें अगले वीडियो में देखेंगे। आज के इस वीडियो के टॉपिक को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। हमने जाना बजट के बारे में, उसके बाद इनकम के बारे में। इनकम हम लोग जीएसटी तक पहुंचे, अगले वीडियो में पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग एक्सपेंडिचर को पढ़ेंगे, ठीक है। हम कोई भी टॉपिक्स में नहीं छोड़ने वाले। अब इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट कर लेते हैं। एफसीआई मैनेजर की अगर आप बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं तो इसके लिए ऑनलाइन कोर्सेज हमारी वेबसाइट पे उपलब्ध है। आप लोग
हमारी वेबसाइट पर जाकर के इसके लिए एनरोल कर सकते हैं, जहां पे आपको लाइव क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट, स्टडी मटेरियल, पीडीएफ्स और क्रिस्प वीडियो सारी मिलेंगी आपको, इंटरव्यू गाइडेंस आपको मिलेगा। ऑब्वियसली सारी चीज़ें बेहतरीन तरीके से कराई जाएंगी। ठीक है, आप एनरोल करें अभी जाकर के iExamB की वेबसाइट पे, या फिर इस नंबर पर जाकर कॉल कर सकते हैं। अगर आपका नंबर नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ 9205524028। इस नंबर पे आप लोग कॉल करेंगे तो आपको सारी जानकारी वहाँ पे दे दी जाएगी। ठीक है, तो ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, हम आगे बढ़ेंगे जीएसटी के बारे में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद।